ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो देखिए, भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो शासन प्रणाली है, ब्रिटिश विरासत की देन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत की राज्य व्यवस्था संघात्मक है। जिस शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है वह शासन व्यवस्था संसदात्मक है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसमें जो है कंपनी के मामलों में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए अधिनियम पारित किए गए। इसमें पहला अधिनियम था 1600 ईस्वी का राजलेख, द चार्टर एक्ट 1600। इसमें भारतीय संविधान के विरासत का काल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से शुरू होता है। भारत में ब्रिटिश 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। लगभग 150 वर्षों तक यानी 1760 का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, वो 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया और यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से चलता रहा। भारत में अंग्रेज़ों के शासन को हम दो भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858 तक। दूसरा, ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से लेकर के और 1947 तक। 1726 का राजलेख, इस राजलेख के द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपाल और उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इससे पहले यह शक्ति कंपनी के इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में निहित थी। कंपनी का जो शासन था 1773 से 1858 तक चला। दूसरा जो है, इसमें अगला जो आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीनता के कारण कंपनी को हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित एक गुप्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। इसमें इस अधिनियम द्वारा बम्बई के गवर्नर को बम्बई का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस सबसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। गवर्नर जनरल को युद्ध, संधि और राजस्व संबंधी अधिकार प्रदान किए गए थे। परिषद में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में, जबकि क्लेवरिंग, मानसन और वर्वेल को एवं फिलिप फ्रांसिस सदस्य नियुक्त किए गए थे। इस सब का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यह अभिलेख न्यायालय भी था। इस न्यायालय को वीटो की शक्ति भी प्राप्त नहीं थी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। उच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना, धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया था। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यह आचार संहिता के बारे में किया गया पहला व्यवस्थित कदम था। यह प्रावधान भारत में ब्रिटिश शासन की कानून बनाने की शक्ति प्राप्ति और आधुनिक पश्चिमी प्रशासन का प्रारंभ था। कंपनी के संचालन मंडल के सदस्य 24, इनका कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया था। सर एलिजा इम्फे उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश और जेम्स लेमेस्टर और हाइड
अवर न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इस चार्टर के द्वारा भारत में बहुमत के निर्णय को मान्यता मिली थी और इस प्रकार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में भारत के कंपनी को शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। यह अधिनियम 11 वर्षों तक अमल में रहा और इसके स्थान पर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। आचार संहिता क्या था? तो एक, रिश्वत नहीं ले सकते थे, दूसरा अनैतिक रूप से उपहार नहीं ले सकते थे और किसी एक के लाभ के उद्देश्य से काम नहीं कर सकते थे। भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। अगला एक्ट है 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। 1781 का संशोधन अधिनियम, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। इस कानून के कुछ विशेषताएं थीं, जिससे इस एक्ट के द्वारा कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने के अधिकार को प्रदान किया गया था। इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया था, उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पद धारण करने से अधिकार दिए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। इस कानून में राजस्व संबंधित मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपनी आज्ञाएं, आदेश लागू करते समय भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखना अनिवार्य कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उनकी परिषद द्वारा बनाए गए नियमों एवं उनके नियमों को सर्वोच्च न्यायालय के पास पंजीकृत कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर न होगा और सर्वोच्च न्यायालय में होगा। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम बनी, जिसमें विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। अगला जो एक्ट था वो 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। इसका उद्देश्य से जो है प्रथम 1783 में डांडेज अधिनियम का, नवंबर 1783 में फॉक्स का भारतीय विधायक लाया गया। यह दोनों विधेयक पारित नहीं हो सके और अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर भारतीय राज्य पर ब्रिटिश ताज स्वामित्व दावे को वैधानिक दस्तावेज था। इस अधिनियम की विशेषता प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। इसके कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीन अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन जो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड था, उसके नाम पर एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ कर दिया गया और नियंत्रण बोर्ड को यह कह सकती थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पालीवाल ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इनके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। कंपनी के शासन को पुनर्गठित करके उसके राजनीतिक दायित्व का भार 6 सदस्य नियंत्रण मंडल को सौंप दिया गया और एक मंत्री को इस नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। नियंत्रण मंडल को कंपनी के भारत सरकार के नाम आदेशों एवं निर्देशों को स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई।
प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इन सदस्यों में एक सदस्य को प्रांत का सेनापति होना अनिवार्य था। प्रांतीय शासन को केंद्रीय आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक कर दिया गया। केंद्रीय शासन के अनुपालन पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेजी अधिकारियों के लिए ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध और संधि से पूर्व कंपनी के डायरेक्टर को इससे स्वीकृति लेना आवश्यक कर दिया गया। अगला है 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई और यह अधिनियम मूल रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मानने के उद्देश्य में लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तों की मांग रखी थी। पहला शर्त था उसे विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा जो कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। इसने गवर्नर जनरल को